फाइल्स कई तरह की होती है। बड़े फाइल्स, छोटे फाइल्स, मोटे फाइल्स, पुराने फाइल्स, नए फाइल्स, सॉफ्टवेयर के फाइल्स, फटे हुए फाइल्स। फटे हुए फाइल्स दोस्तों ऐसे फाइल्स होते हैं जिनसे डाटा को छुपाने के लिए फाइल्स के पन्नों को फाड़ दिया जाता है। आज हम एक ऐसे ही फाइल के बारे में बात करेंगे। फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में बात करेंगे। द कश्मीर फाइल्स का विश्लेषण करेंगे। विश्लेषण शुरू करने से पहले सबसे पहले हम आपको एक बात बता देते हैं कि 1990 के दौर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुए, उनका कश्मीर से जो पलायन हुआ, इस बात का द न्यूज़ मिर्ची को भी बेहद दुख है। उनके साथ में जो कुछ भी हुआ वह बेहद गलत हुआ और इसका हमारी टीम घोर निंदा भी करती है। अब बात करते हैं फिल्म की। दोस्तों, मेरा यह विश्लेषण मुझे पता है कि कुछ लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, गालियां भी पड़ेंगी, लेकिन इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो सच है वह सच है और उसे बोलने से हमें कोई रोक नहीं सकता। वैसे भी हमारा टैगलाइन है, सीधी बात तीखी बात। दोस्तों, हम बात कर रहे थे फटे हुए फाइल्स के बारे में, फिल्म द कश्मीर फाइल्स के बारे में। यह एक ऐसी फाइल है जिसके कई अहम पन्ने फाड़ दिए गए हैं या सीधे साधे शब्दों में कहे तो हटा दिए गए हैं। कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों पर एक समुदाय के द्वारा अत्याचार की कहानी बताई गई है। कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन की कहानी बताई गई है और वह वहाँ के रह रहे मुस्लिमों की बर्बरता को बयां करती है। जिस प्रकार फिल्म में दृश्यों को दिखाया गया है उसे देखकर आपका खून खौल उठेगा, लेकिन सेंसर बोर्ड का खून नहीं खौला। सेंसर बोर्ड ने इस पर कैंची नहीं चलाई। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म को बनाने वाली टीम कितनी पहुंच वाली है और उनके कितने राजनीतिक कॉन्टैक्ट्स होंगे। बाकी आप फिल्म के रिव्यू से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस फिल्म को किनका सपोर्ट मिल रहा है। नहीं तो कैंची तो ऐसी चलनी थी कि चीथड़े उड़ जाने थे। अगर आप फेसबुक या यूट्यूब चलाते होंगे तो आपके आसपास से तो कभी ना कभी एक शब्द कम्युनिटी गाइडलाइन जरूर गुजरा होगा। इसके हिसाब से आप किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया पर हेट शेयर नहीं कर सकते हैं जिससे कि दंगा भड़के या फिर किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे। आपके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से अक्सर तरह तरह के भड़काऊ मैसेज भी आते होंगे। उन मैसेज को कई लोग फॉरवर्ड भी करते होंगे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो उसे फेक समझकर वहीं पे छोड़ देते होंगे। बस इसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के सारे कंटेंट को एक बार मिलाकर अच्छे से एक एक्सपेरिमेंट कर दिया गया है और इसे फिल्म का रूप देकर आपके सामने में परोस दिया गया है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि कश्मीर में 1989 और 90 के दौर में कश्मीरी पंडितों के साथ अत्याचार नहीं हुआ। अत्याचार हुआ है, उनका पलायन भी हुआ है, लेकिन पूरे प्लॉट को आपको समझना होगा, पूरी परिस्थितियों को जानना होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यह भी आपको बताता हूँ। देश भर में हर साल छोटे बड़े रूप में सैकड़ों दंगे होते होंगे। जब जिस जगह पर दंगे होते हैं, फसाद होते हैं, हत्या होती है, चोरी होती है या फिर डकैती होती है, कुछ भी होता है तो आप उस राज्य की नाकामी बताते हैं, राज्य सरकार को कोसते हैं, पुलिस वालों को गालियां देते हैं। लेकिन इस फिल्म के मुताबिक ऐसे पन्नों को बड़ी सफाई से फाड़ दिया गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा कि किस तरह से इस फिल्म में मुस्लिम समाज के खिलाफ जहर घोलने की कोशिश की गई है। अगर गुजरात में दंगे होते हैं, मुस्लिम मारे जाते हैं तो उन्हें हिंदुओं ने नहीं मारा। सिख दंगों में सिख मारे जाते हैं तो उन्हें हिंदुओं ने नहीं मारा। लेकिन अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ तो उन्हें मुस्लिमों ने मारा। ये कैसी बात हुई? जबकि आप सभी को पता है कि कश्मीर में प्रायोजित सारे दंगे फसाद, आतंकवादी गतिविधियां किसके द्वारा संचालित होती है? पाकिस्तान के द्वारा। जबकि इस फिल्म में पाकिस्तान को दिखाया तो गया है, लेकिन बस हल्का सा छूकर इस फिल्म के डायरेक्टर निकल गए हैं और पूरा का पूरा फोकस एक खास धर्म समुदाय मुस्लिम धर्म के ऊपर में कर दिए हैं। अब एक बात, जब किसी राज्य में विधि व्यवस्था खराब हो जाती है तो आप किसे दोष देते हैं? राज्य सरकार को, या फिर अगर देश में कोई बड़ी अप्रिय घटना घट जाती है तो आप किसे दोष देते हैं? केंद्र सरकार को।
तो फिर कश्मीर फाइल्स के मामले में, कश्मीर के मामले में ऐसा क्यों नहीं है? आखिर 1990 में किसकी सरकार थी जो कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा नहीं दे पाई? यह बहुत बड़ी बात है और इस पहलू पर भी हम सभी को सोचना होगा। अब तक आप में से कई लोगों ने इस पहलू पर रिसर्च शुरू भी कर चुके होंगे और आपको सोशल मीडिया पर इससे जुड़े कई विश्लेषण आपके सामने में आते होंगे और उन्हें अच्छे से पता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जब शुरू से रहा है, किसके द्वारा और वह किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित सारा हंगामा था। लेकिन इन सब के बीच में बहुत सारे मुस्लिम ऐसे भी थे जिन्होंने कश्मीरी पंडितों की उस समय रक्षा की, उन्हें शरण दिया। लेकिन इन सारी सच्चाइयों को एक सिरे से इस फिल्म से काट कर साजिश के तहत गायब कर दिए गए। अगर निर्माता फिल्म में पाकिस्तान को नहीं डालता तो यह बहुत बदनामी की बात होती कि बाकी की फिल्मों की तरह इन्होंने भी धोखा दिया। लेकिन फिल्म में पाकिस्तान के रोल को इतना ही दिखाया गया है जैसे जब आप कोई बड़ा फिल्म देखते हैं और उस फिल्म में 5 मिनट के लिए किसी बड़े स्टार को कैमियो के लिए लिया जाता है, जिसके रहने या न रहने से उस फिल्म में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस इसी तरह से कैमियो के रूप में इस फिल्म में पाकिस्तान के रूप में लिया गया है। इससे निर्देशक की नीयत का साफ पता चलता है कि यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ नहीं बल्कि किसी खास धर्म समुदाय को टारगेट कर उसके प्रति नफरत फैलाने की चाल है। अब दूसरा पहलू को भी समझिए। फिल्में बहुत सारी बनती है, लेकिन इस फिल्म को बीजेपी की मीडिया सेल आखिर लगातार वायरल करने की कोशिश क्यों कर रही है? यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री इस फिल्म के प्रचार में जुटे हैं। नफरत से भरी फिल्म हमारे राज्य झारखंड में तो कुछ ऐसे भी विधायक हैं जो विधानसभा सत्र के दौरान होली मिलन समारोह को आधे में छोड़कर फिल्म देखने के लिए चले जाते हैं। धीरे धीरे अब आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या कुछ चल रहा है। इस फिल्म को देखने के लिए पुलिस वालों को स्पेशल छुट्टी दे दी जाती है। तो आप सोचिए कि जो पुलिस जिसे न्यूट्रल होना चाहिए, उसके दिमाग में किस तरह से नफरत को घोलने की साजिश की जा रही है। विवेक रंजन अग्निहोत्री और अनुपम खेर के बारे में आपको क्या बताएं? आप सभी ने अब तक इनके बारे में जो आपको दिख रहा है, इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण जानकारियां आप इनके बारे में इकट्ठा कर चुके होंगे। फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। फिल्म के डायरेक्टर और लेखक विवेक अग्निहोत्री वही साहब है जब मशहूर पेंटर एम.एफ. हुसैन ने हिंदू देवी देवताओं का नग्न तस्वीर बनाया था तो इन साहब ने इस बात का समर्थन किया था, जबकि उस समय हिंदू हो या मुस्लिम सभी लोग इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे। ये वही साहब है जो सर पर मुस्लिम टोपी पहनकर जामा मस्जिद के सामने में मुस्लिम रिवाज से दुआ मांगते हुए फ़ोटो खिंचवाते हैं और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। ये वही डायरेक्टर है जिनके फिल्मों में हमेशा सेक्स को ज़्यादा महत्वता दी जाती है। यहाँ तक कि इनके फिल्मों को तो छोड़िए, फिल्म के पोस्टर भी आप फैमिली के साथ में बैठ करके नहीं देख सकते हैं। ये वही डायरेक्टर है जिन्होंने फिल्म चॉकलेट के समय एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता को कपड़े उतारकर डांस करने के लिए दबाव बनाया था, जबकि यह फिल्म का हिस्सा था भी नहीं। जिस बात के लिए तनुश्री दत्ता ने इन पर केस भी किया था। अब अनुपम खेर को आप इनके इन ट्वीट्स को देख करके ही अंदाज़ा लगा लीजिए, जो कि एक समय में कश्मीर में हुए घटनाओं के बारे में पोस्ट किए फिरते थे कि किसी भी कांड को, किसी भी विशेष कांड को विशेष धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। कश्मीर में हिंदू मुस्लिम सब बराबर से हताहत हुए हैं। और अब आप इनके इन ट्वीट्स को देखिए कि किस तरह से अब इनके मन में जहर भर चुका है और किस तरह से अब यह साहब सिर्फ अपने राजनीतिक फ़ायदे की ही बात सोच रहे हैं। अब एक चीज़ और समझिए कि यह फिल्म कहना क्या चाहती है। गुजरात में दंगे होते हैं, दिल्ली में दंगे होते हैं, या देश के किसी भी हिस्से में जब दंगे होते हैं तो यह कहा जाता है कि कांग्रेस ने दंगे कराए, बीजेपी ने दंगे कराए। सब अपने अपने पसंदीदा पार्टी का समर्थन करते हैं और विपक्ष के ऊपर दोष मढ़ने का काम करते हैं। मतलब कि राजनीतिक पार्टियों और सरकार पर ही दोष मढ़ा जाता है। लेकिन कश्मीर के मामले में मुसलमान आ गए,
तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि कश्मीर के मामले में आप इतने सेलेक्टिव कैसे हो सकते हैं। अच्छे मुसलमान भी होते हैं, बुरे मुसलमान भी होते हैं, अच्छे हिंदू भी होते हैं और बुरे हिंदू भी होते हैं। अगर उस दौर में कश्मीरी पंडित सताए जा रहे थे, उन्हें मारा जा रहा था, तो आप उस समय के सरकार से सवाल क्यों नहीं करते, जो अभी इस फिल्म को प्रमोट करने में बिजी है। आखिर उस समय उनकी क्या मजबूरी थी कि उन्होंने खुद उस समय कश्मीरों पंडितों की मदद नहीं की। तो आइए अब आपको उस समय के सरकार के बारे में बताते हैं कि उस समय सरकार किसकी थी और वह सरकार उस समय क्या कर रही थी। एक बड़े मीडिया हाउस ने कश्मीरी पंडितों के पलायन के वक्त बीजेपी के समर्थन वापस नहीं लेने की बात के.एन. गोविंदाचार्य से पूछी। तो इस पर के.एन. गोविंदाचार्य ने क्या कहा, जवाब सुनने से पहले आपको गोविंदाचार्य का परिचय दे देते हैं। 1989 के चुनाव के समय के.एन. गोविंदाचार्य भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के विशेष सहायक के तौर पर काम कर रहे थे, इसलिए उनसे कुछ भी छुपी हुई नहीं है, उन्हें सब कुछ पता है। जब उनसे पूछा गया कि आपने समर्थन क्यों नहीं वापस लिया, इस पर गोविंदाचार्य ने कहा कि लोग वहां से भाग रहे थे, दिल्ली आ रहे थे, उनको रिसीव करना, उनको शेल्टर देना, उनके योगक्षेम की व्यवस्था करना भी तो जरूरी था। गोविंदाचार्य ने कहा कि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बीजेपी के एक और महासचिव केदारनाथ साहनी को इस पूरे काम का मुखिया बनाया गया था। उन्होंने दिन रात इस काम के लिए मेहनत किए और बिना एक शब्द कहे और अपने बारे में मीडिया का जिक्र बिना किए हुए वे अनथक कश्मीरियों की मदद करने में जुटे रहे। जब उनसे पूछा गया कि कश्मीरी पंडितों की मदद की बात तो ठीक है, आपने मदद कर दी, लेकिन उस समय के सरकार से इसका विरोध जताते हुए आप सरकार से समर्थन वापस भी तो ले सकते थे। लेकिन इस पर के.एन. गोविंदाचार्य ने कहा कि उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां थी, हम बाहर से समर्थन कर रहे थे, हमारे समर्थन करने या ना करने से सरकार पर इसका कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ना था। हम जो कर सकते थे वो हमने सदन में चर्चा में भाग लेना, अपनी राय रखना, सब कुछ हमने किया। इसके अलावा बाहर से हम जो कर सकते थे हमने बाहर से किया। समर्थन वापस ले लेना ये एक विकल्प नहीं था, पॉलिटिकल कैलकुलेशन भी होने थे। आप समर्थन वापस ले लीजिए तो इसका विपक्ष जो है फ़ायदा उठाने के लिए तैयार थे। तो अब आप इस चीज़ को समझ लीजिए कि बीजेपी ने उस समय समर्थन वापस क्यों नहीं लिया। जब उनसे पूछा गया कि वीपी सिंह को पीएम बनाए रखना, यहाँ तक कि देवीलाल और चंद्रशेखर भी तो अपने अपने रिजर्वेशन रखते थे, वीपी सिंह के बाद चंद्रशेखर भी तो थे, ऐसी स्थिति में हमारे समर्थन वापसी का मतलब तख्ता पलट ही होता, कोई विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी भरा कदम नहीं होता और समर्थन हटा लेते तो उससे क्या हो जाता, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता। राष्ट्रपति कौन थे? उस समय की जटिल परिस्थितियों में सही तरीका यही था कि कश्मीरी पंडितों को उनके पुनर्वास में हर संभव मदद की जाती। आप इस पर भी तो चर्चा करें और उनके पुनर्वास पर किसने सबसे ज़्यादा काम किया, कश्मीरी पंडितों को पलायन के बाद किसने उनको यहाँ मदद की, उनसे यह भी तो पूछा जाए। यह सवाल कि उस वक्त जो बड़े नेता थे, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने क्या उस समय के प्रधानमंत्री से बात की या फिर गृह मंत्री से कश्मीरी पंडितों की इस समस्या के बारे में बात की? इस पर के.एन. गोविंदाचार्य ने कहा कि मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन यह मालूम है कि संसद में इस बारे में बीजेपी के कई नेताओं ने कई बार कश्मीरी पंडितों की समस्या को रखा था। यह सवाल कि आपने कश्मीरी पंडितों के पलायन के समय समर्थन वापस क्यों नहीं लिया, लेकिन बाद में आपने मंडल कमंडल मुद्दे पर रथ यात्रा के मामले पर समर्थन वापस ले लिया और बाहर भी हो गए सरकार से, तो के.एन. गोविंदाचार्य ने कहा कि राम मंदिर का मामला पूरे देश के आइडेंटिटी का विषय था और उसमें जम्मू कश्मीर भी शामिल था। यह सवाल कि बीजेपी क्या अपना नफ़ा नुकसान उस वक्त तौल रही थी, इस पर के.एन. गोविंदाचार्य ने कहा कि नहीं, नफ़ा नुकसान की बात ही नहीं है। इस समय की राजनीतिक परिस्थितियों में कश्मीरी पंडितों को राहत देना पहला काम था, राजनीति बाद की बात थी। राम का विषय देश का पहचान है। तो दोस्तों, अब आपका सारा भ्रम शायद टूट गया होगा, क्योंकि उस समय बीजेपी ने जिस सरकार को समर्थन दिया था उसने कश्मीरी पंडितों के मामले में सिर्फ इसलिए समर्थन वापस नहीं लिया क्योंकि उस समय विपक्ष
इस बात का फ़ायदा उठा लेती और बीजेपी एक झटके से सरकार से आउट हो जाती। तो दोस्तों, अब आप सोचिए कि क्या कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार में बीजेपी का भी उतना ही बड़ा हाथ है? आज झूठ का इस फिल्म को वे प्रमोट करने में लगे हैं, वाहवाही लूटने में लगे हैं। मैं तो कहता हूं, हमारा विश्लेषण यह है कि यह सब कुछ जो है वह 2024 की तैयारी है और गुजरात विधानसभा चुनाव की मार्केटिंग भी तो बड़ी जिम्मेवारी है। अब की बार किसकी सरकार, बस इसी की तैयारी है। नफरत के बीज बोइए और राज कीजिए। विकास गया तेल लेने। इतिहास के पन्नों को कुरेदने में आप व्यस्त रहिए। वर्तमान में क्या चल रहा है, भविष्य में क्या होगा। 200 की पेट्रोल खरीदिएगा, आधी रोटी खाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, लेकिन आएगा तो इसके आगे आप खुद से जोड़ लीजिए। खाली हस्तान छोड़ दे रहा हूँ। कश्मीरी पंडित आज के डेट में राजनीतिक पार्टियों के लिए, खासकर बीजेपी के लिए, एक एसेट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक ऐसा एसेट जिसे दिखाकर लोगों की भावनाओं से खेलकर वोट जमा किए जा रहे हैं। अगर आपको कश्मीरी पंडितों की इतनी ही चिंता है तो पिछले 8 साल से सरकार आपकी है। क्या आपने एक भी कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाया? क्या एक भी विस्थापित कश्मीर में दोबारा अपनी प्रॉपर्टी को वापस ले पाए? धारा 370 हटा दिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितने लोगों ने अब तक वहां पे जमीन लिया कश्मीर में? कभी किसी ने सरकार से इस पर जवाब मांगा? जब फिल्म में इतना खून खराबा दिखा दिया गया है तो फिर इन सभी बातों को भी तो फिल्म में जोड़ना था। क्यों नहीं जोड़ा? क्यों इतने सारे अहम पन्नों को हटा दिया आपने? कश्मीरी पंडितों के नाम पर फिल्म बिक रही है, किताबें बिक रही है, दोनों का कारोबार चल रहा है। मूल विषय छूटता मालूम पड़ रहा है। इन दोनों में से किसी का विरोध नहीं है, लेकिन भय है कि ऐसा नाजुक और संवेदनशील विषय सिर्फ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनकर ना रह जाए। कश्मीरी पंडितों के जीवन में इनसे क्या बदलाव होगा? दूसरी बात जो खटक रही है वह सत्ता के गलियारों द्वारा फिल्म का प्रमोशन है। आप सत्ता में हैं और यह किसी सरकारी अभियान के तहत बनाई गई फिल्म नहीं है, फिर सरकार को ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? आपको कश्मीरी पंडितों के लिए अगर काम करना है तो आपको रोका किसने है? केंद्र में सत्ता आपकी है, कश्मीर में राज्यपाल आपके। तो फिल्म शूल पर दुखी होने पर से बेहतर है आप उन पीड़ितों के हित में कुछ करते। सिर्फ फिल्म देखकर दुखी होने का क्या औचित्य है? वह भी तब जब आपकी तमाम तकलीफ़ें दूर करने में आप सहायक हो सकते हैं। फिल्म के स्टार अनुपम खेर तो मुबारकबाद भी दे रहे हैं होली की, तो वह फिल्म के हैशटैग को लगाना नहीं भूल रहे हैं। तो क्या फिल्म निर्माता इसके बाद कश्मीरियों के हित में कुछ करने की सोच रहे हैं? विवेक अग्निहोत्री को अपने खर्चे को काट कर, फिल्म में जो बनाने में जो खर्चा आई थी उसे काट कर फिल्म की कमाई को कश्मीरी पंडितों के हित में लगाना चाहिए, तो उनके चर्चे और भी होते। यह सवाल फिल्म निर्माता से सिर्फ इसलिए है क्योंकि ना वे इस फिल्म को फिल्म कह रहे हैं, ना दर्शक, सभी विह्वल है। सभी कश्मीरियों से यह प्रेम है, यह प्रेम जो है उन तक पहुंचना चाहिए। अब अंतिम बात यह कहूँगा, आपको बुरा लगे या भला, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोकतंत्र में रहते हैं, हम सभी लोकतंत्र में रहते हैं। हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम को हिंदू से काम पड़ता है, पड़ता रहेगा, चाहे दिल में कितना भी नफरत क्यों ना हो, हमें साथ चलना ही पड़ेगा। प्यार से चलिए या फिर जबरन चलिए। अब आप सोचिए कि आधी रात का समय है, आप सुनसान जंगल में हो, चोर उचक्के पीछे पड़े हो, सामने से आ रही गाड़ी से अगर लिफ्ट लेनी हो तो क्या आप उसका धर्म पूछोगे? सुनसान सड़क पर प्यास लगी हो, कड़कड़ाती धूप हो, तो सामने से आ रहे आदमी से पानी मांगने से पहले उसका धर्म पूछोगे? रास्ते में गाड़ी पंचर हो गई तो पंचर कौन बनाएगा? बीच सड़क पर दुर्घटना हो गई, हॉस्पिटल ले जाने वालों से क्या आप उसका धर्म पूछोगे? धर्म पूछोगे? एक बार सोचिएगा ज़रूर। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो फेसबुक पर हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा और यूट्यूब पर हमारे चैनल द न्यूज़ मिर्ची को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं।
अगर आपको आर्टिकल्स पढ़ना अच्छा लगता है तो हमें www.thenewsmirchi.com पर भी आप हमें देख सकते हैं और लाइक कमेंट करके अपने विचार हमें बताते रहें। धन्यवाद।